इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रोचक टॉपिक है और मैं इस तरह से आप लोगों को इसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। ठीक, तो डायरेक्ट इसके नोट्स और ये सब जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ हाइपोथेटिकल और कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्यतिकरण एक्चुअल में होता क्या है और उस व्यतिकरण की घटना में होता क्या है। मतलब एकदम डीप लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेरेंस की घटना में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक शुरुआत करता हूं हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि इमेजिन करिए कि आपके पास दो टॉर्च है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस की घटना में हमें दो प्रकाश तरंगों की या दो से ज्यादा प्रकाश तरंगों की जरूरत होती है। तो हम इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए दो प्रकाश तरंग लेंगे। तो दो प्रकाश तरंग निकालने के लिए हमारे पास ये दो टॉर्च है। अब इन टॉर्च से हमारी प्रकाश तरंगे दोनों टॉर्च से निकलेंगी और यहाँ पे मान लीजिए एक स्क्रीन लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे जाएंगी तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो पहले आप एक एग्जांपल से इसको, सॉरी एग्जांपल नहीं, मतलब इसको जरा ये समझिए कि ये टॉर्च जो है, इस टॉर्च से ये प्रकाश तरंगे यहाँ पे चली। तो कोई भी प्रकाश तरंग, मान लीजिए ये साइनोसॉइडल में इसका शेप बनाता हूं, तो किसी भी प्रकाश तरंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जैसे कि पहला मान लीजिए हम ले लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड, जिसे हम लोग हिंदी में आयाम कहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इसका आयाम होता है। दूसरा मान लीजिए होता है इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, किसी भी तरंग की एक आवृत्ति होती है। तीसरा होता है उसका वेवलेंथ, जिसको हम लोग उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और एक और है जिसे हम लोग फेज डिफरेंस, फेज या कला, या फिर फेज डिफरेंस होगा तो कलांतर कहते हैं। ठीक, कला। अब यहाँ पे ये हमारा इस टॉर्च से लाइट वेव एक चला। अब मान लीजिए इस प्रकाश तरंग का कोई एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं, मैं इसको डाटा के रूप में समझाता हूं कि मान लीजिए 5 यूनिट इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस प्रकाश तरंग की तीव्रता क्या होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी 5 का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो लगभग प्रोपोर्शनल आएगी वो 25 यूनिट मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी हो गई। इसी प्रकार दूसरे टॉर्च से भी जो लाइट वेव निकलेगा, मान लेते हैं उसका भी एम्पलीट्यूड मैं 5 यूनिट मान लेता हूं। अब याद रखिएगा कि हमें इंटरफेरेंस का जो घटना है वो देखने के लिए इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं कि इन दोनों प्रकाश तरंगों का एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी लगभग सेम होना चाहिए, वेवलेंथ भी लगभग सेम होना चाहिए, और इन दोनों लाइट से जो तरंगे निकलेंगी उनका फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, जब दो प्रकाश तरंगों का फेज डिफरेंस यानी कलांतर समय के साथ कांस्टेंट यानी नियत रहेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोहेरेंसी, यानी दोनों प्रकाश तरंगे कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट को हम हिंदी में कला संबद्ध बोलते हैं। अब दोनों का अगर वेवलेंथ सेम और दोनों के दोनों मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक वर्णी प्रकाश तरंगे होने चाहिए, मतलब इनका वेवलेंथ दोनों का लगभग बराबर, लगभग क्या बराबर ही होना चाहिए। तो मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो तो ठीक है। एम्पलीट्यूड भी लगभग बराबर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्यों बराबर होना चाहिए ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए लगभग बराबर, इसका भी 5 यूनिट का एम्पलीट्यूड मैंने ले लिया, तो इसकी भी इंटेंसिटी लगभग 5 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल 25 यूनिट होगा। अब इमेजिन कीजिए कि मैं केवल एक टॉर्च को जलाता हूं, तो इसकी जो 5 यूनिट की इंटेंसिटी है इस पर्दे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। माने इतने दूर में इस पूरे पर्दे पे जो 25 यूनिट की इंटेंसिटी है पहले टॉर्च की, वो पूरी मान लीजिए यहां फैल जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मुझे सब जगह इस पर्दे पर उजाला दिखाई देगा, ब्राइटनेस दिखाई देगा। क्लियर? अब पहला टॉर्च अगर बुझा के दूसरा टॉर्च जलाएंगे तो दूसरे टॉर्च में भी सेम केस हमें दिखाई देगा कि इसकी जो 25 यूनिट की जो इंटेंसिटी है वो पूरा इस पर्दे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब एक ऐसा एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए आपने दोनों टॉर्च एक साथ जलाया, दोनों टॉर्च आपने एक साथ जलाया और इस दोनों टॉर्च से निकली हुई तरंगे एक साथ यहां पे पहुंची, तब क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि भाई दोनों टॉर्च से निकला, 25 यूनिट इसकी इंटेंसिटी आई, 25 यूनिट इसकी, यहां पे और ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई देगा। आप सही सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक केस और भी हो सकता है कि यहां आपने दोनों प्रकाश स्रोत से, दोनों से टॉर्च जलाया और आपको यहां पे अंधेरा मिल जाए।
माने कोई ब्राइटनेस आपको दिखाई न दे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे जरूर इन दोनों तरंगों के बीच में व्यतिकरण हुआ होगा, इंटरफेरेंस हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ। तो अब ये ऐसा हुआ क्या, कैसे हुआ, इसको जरा और डीप में समझते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अगर इन दोनों प्रकाश तरंगों, इन दोनों प्रकाश स्रोत से निकली हुई तरंगे पर्दे पे पहुंचती हैं और दोनों सेम फेज में पहुंचती हैं, समान कला में पहुंचती हैं, तो यहां पे आपको ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिलेगी। कैसे, देखिए समान कला में मैं बनाता हूं। समान कला मतलब ये ऊपर शुरू हुआ तो दूसरा वेव भी ऊपर की ओर से ही शुरू होगा, और यहां से ये ऐसे, इसका मतलब ये सेम फेज में बनेगा, इन दोनों के बीच में कलांतर 0 है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर +5 यूनिट है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर +5 यूनिट है। तो ऐसे में यहां पे जब ये दोनों मिलेंगे तो इनके बीच में अध्यारोपण होगा, यानी सुपरपोजिशन होगा, और अध्यारोपण की प्रक्रिया में दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 10। यानी ये दोनों मिलने के बाद इस स्क्रीन पे जो नया एक मतलब एक अध्यारोपित होकर एक नया वेव बनाई, वो 10 यूनिट उसका एम्पलीट्यूड होगा। मतलब वो देखने में इनसे भी बड़ा होगा, यहाँ पे 10 यूनिट एम्पलीट्यूड का। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 यूनिट। अब यहाँ पे समझिए, अगर दोनों समान कला में मिला तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। इसका 25 यूनिट था, इसका 25 यूनिट जोड़ेंगे तो 50 यूनिट ही आना चाहिए, लेकिन यहां तो 100 यूनिट मिल रहा है। तो ऐसे इंटरफेरेंस जहां पे दोनों समान कला में मिला और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी संपोषी व्यतिकरण। इसमें जो व्यतिकरण में जो तीव्रता मिलती है वो दोनों इंडिविजुअल तरंगों की तीव्रता से ज्यादा मिलती है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फेल कर गया, यहाँ पे 25 मैक्सिमम 50 ही मिलना चाहिए था, ये तो 100 मिल गया। तो मेरा सवाल ये है कि ये अभी सिक्के का एक पहलू है। असल में केवल ब्राइटनेस नहीं दिखाई देता, कहीं ब्राइटनेस होगा तो कहीं डार्कनेस होगा, तो वो नेट में वो बैलेंस हो जाता है। मतलब पर यूनिट एरिया में अगर यहां से मान लीजिए पर यूनिट एरिया में कई तरंगों का यहाँ पे इंटेंसिटी मिला के, मान लीजिए कई तरंगों का 4 तरंग ले लीजिए, तो 4 तरंगों का मिला के इंटेंसिटी अगर नेट में पर यूनिट एरिया में अगर 100 यूनिट गया तो यहाँ पे नेट में 100 यूनिट ही आएगा। बस ये होगा कि हो सकता है कहीं एक जगह पे ये एकदम परफेक्ट ब्राइटनेस होके यहाँ 100 यूनिट हो जाए, तो दूसरे जगह एकदम अंधेरा होके 0 हो जाएगा। अब एकदम अंधेरा क्यों होगा, इसमें दूसरा केस अब समझिए, इंटरफेरेंस का दूसरा पहलू कि अगर इन दोनों टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश तरंगे अगर आउट ऑफ फेज यानी विपरीत कला में पहुंचती हैं, जैसे ये मान लीजिए तरंग ये ऊपर की ओर शुरू हुआ तो ये नीचे की ओर गया, अब ये ऊपर की ओर गया तो ये नीचे की ओर, तो ऐसे में क्या होगा, अगर ये इसका एम्पलीट्यूड +5 यूनिट है और इसका एम्पलीट्यूड, अब ये चूंकि नीचे निगेटिव डायरेक्शन में गया तो -5 यूनिट, तो अध्यारोपण कहता है कि यहाँ पे इनका बीजगणितीय योग होगा, यानी इसका +5 इसका -5, यहाँ पे 0। यानी इस केस में इंटेंसिटी यहाँ पे क्या, जहां पे ऐसे मिलेंगे वहां पे इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी, 0, यानी वहां पे अंधेरा दिखाई देगा। तो अब मान लीजिए यहां से पर यूनिट एरिया में 4 तरंगे चली थी, 1, 2 और 2 और रही होंगी। जो तरंगे यहाँ पे मिली, देखिए 4 तरंगों में मैं ले रहा हूं आपको एनर्जी कंजर्वेशन समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी समझना होगा, अभी मैं परिभाषा बनाऊंगा। 4 तरंगे यहाँ पे निकली है, 2 इससे 2 इससे, तो एक इसका, अब इसको मैं जरा मिटा देता हूं। देखिए 4 तरंगे निकली है ना, तो मान लीजिए एक तरंग इसका और एक तरंग इसका, 2 यहाँ पे मिली और दोनों समान कला में मिली, तो समान कला में मिली तो यहाँ पे एकदम ब्राइटनेस हो जाएगा, एकदम उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 + 5 10 का स्क्वायर 100 यूनिट यहाँ पे आपको इंटेंसिटी मिला। अब यहाँ पे एक और तरंग यहाँ से चला और एक इसका भी तरंग यहाँ पे आके चला, तो देखिए 25 यूनिट इसकी थी, 25 यूनिट इसका इंटेंसिटी, 25 यूनिट इसका, 25 यूनिट इसका, नेट में कितना चला है, 100 यूनिट इंटेंसिटी चला है। यहाँ पे चूंकि सेम फेज में मिला तो 100 यूनिट का यहाँ ब्राइटनेस हो गया। यहाँ पे अपोजिट फेज यानी विपरीत कला में मिली, विपरीत कला होने का मतलब इन दोनों तरंगों के बीच में कलांतर 180 होगा। समान कला मतलब इनके बीच में, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर 0 होगा। तो विपरीत कला में मिली तो यहाँ पे परफेक्ट ब्राइटनेस मिलेगा आपको, एकदम ब्राइटनेस मिल जाएगा, यहाँ पे एकदम बिल्कुल काला अंधेरा मिल जाएगा। तो इसकी इंटेंसिटी 0, तो 100 + 0 इधर भी 100, तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरफेरेंस में एक्चुअल में होता है।
तो अब जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, परिभाषा, एक साइंटिफिक परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं कि इस इंटरफेरेंस की घटना में असल में हुआ क्या। इसमें ये हुआ कि शुरू शुरू में जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, मैं अलग अलग टॉर्च जला रहा था, तो इनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित थी इस पर्दे पर। लेकिन जब इंटरफेरेंस हुआ तो अब इनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गई नॉन यूनिफॉर्मली। मतलब जो प्रकाश की तीव्रता है उस तीव्रता का पुनर्वितरण हो गया, कहीं पे तीव्रता बहुत ज्यादा, कहीं पे तीव्रता बहुत कम। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस की घटना में इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुनर्वितरण होता है तीव्रता का। इस घटना को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशंस होना जरूरी है। यही कारण है कि जब आप नॉर्मल टॉर्च लेके जलाएंगे, दो टॉर्च पर्दे पे, तो आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टॉर्च अगर दोनों लेंगे तो वो मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होगा, और दूसरा ये कोहेरेंट भी नहीं होगा। दो अलग अलग टॉर्च कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती, कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट छुपा है, सब एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, दो अलग अलग स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगे कभी भी कला संबद्ध यानी कोहेरेंट नहीं हो सकती, और अगर कोहेरेंट नहीं होंगी तो कभी भी आप इंटरफेरेंस पैटर्न उसमें नहीं देख पाएंगे। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए दो कोहेरेंट प्रकाश स्रोत यानी दो कोहेरेंट लाइट सोर्स की जरूरत होती है, और उसको बनाया जाता है किसी मैकेनिज्म से, साइंटिफिक मैकेनिज्म से। वो आपको आगे पढ़ना है। फिलहाल आप क्या केवल यहाँ पे ये समझिए कि इंटरफेरेंस ये ऐसे होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। आप अच्छे से ये समझ भी गए होंगे। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहता हूँ। रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। चलिए रियल एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक रस्सी है, और एक रस्सी को यहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ के ये झटका देता है और एक तरंग बनाता है। तो ये तरंग यहाँ ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा व्यक्ति इस छोर से भी एक तरंग बनाता है, और दोनों एक साथ बनाते हैं, और ये भी इसका तरंग ये ऊपर की ओर इसका एम्पलीट्यूड बनता है। एक बार केवल झटका दिया जाता है, बार बार नहीं। अब मान लीजिए ये जो तरंग बना, इसका ये आयाम मान लीजिए बना 5 यूनिट का, और इसका बना मान लीजिए, मैं जानबूझ के सेम नहीं लूंगा, मान 3 यूनिट का लिया। जब ये दोनों तरंगे यहाँ पे बढ़ेंगी और बीच में यहाँ पे आके कहीं मिलेंगी, तो इनका होगा अध्यारोपण यानी सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में चूंकि ये दोनों एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में ऊपर की ओर है, तो इनका एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। तो जो एक दोनों जब यहाँ ये रस्सी आके मिलेंगी ना, तो आपको पता चलेगा एक बड़ा सा यहाँ पे पैटर्न बना। और ये जो बड़ा सा ये पैटर्न बना, इस प्रकार रस्सी में ये जो तरंग, तो इसको आप जोड़ेंगे इसका एम्पलीट्यूड, तो वो 5 + 3 कितना आएगा? 8 यूनिट का आएगा। ये रियल में ऐसा बनेगा, आप बना के देख सकते हैं। अब इसी को जरा उल्टा ले लीजिए। अच्छा, अगर 5 यूनिट होता तो 5 + 5 10 यूनिट का बनता। अब मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी व्यतिकरण। विनाशी में मान लीजिए मैं जिस समय ये वेव ऊपर की ओर 5 यूनिट का बना था, ठीक उसी समय उस व्यक्ति ने नीचे की ओर वेव बनाया, और ये नीचे की ओर प्रोपेगेट कर रहा है। तो जब ये मान लीजिए इसका ये है 5 यूनिट, तो जब ये बीच में आके दोनों मिलेंगे, तो वहां पर रस्सी एकदम फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये +5 यूनिट, ये -5 यूनिट, नेट में यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0, तो इंटेंसिटी भी 0। अच्छा, अगर मान लीजिए ये मैं 3 यूनिट का लेता, नीचे की ओर 3 यूनिट, तो ये नीचे की ओर गया तो -3 यूनिट, ये ऊपर की ओर 5 +5 यूनिट, तो अब नेट में आएगा तो देखिए 5 और 3 ये घट जाएगा, और ये आएगा 2 यूनिट। यानी जहां पे ये दोनों मिलेंगे, एक छोटा सा वेव यहाँ पे रस्सी का बनेगा, और उसका एम्पलीट्यूड होगा 2 यूनिट का। 5 - 3 2 यूनिट का। ये रियल में ऐसा होगा। तो ये क्यों हुआ? इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण हुआ। तो अध्यारोपण मतलब सुपरपोजिशन, और अध्यारोपण की प्रक्रिया ही अगर प्रकाश में हो, रश्मि में नहीं, अगर प्रकाश में हो तो उसको अगर उस वहां पे भी व्यतिकरण ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि रस्सी में प्रकाश में अलग है, व्यतिकरण वो सभी वो मतलब नॉर्मली चाहे रस्सी में बने चाहे लाइट वेव हो, वो होता है, प्रकाश तरंगों में वो होता है, और नॉर्मली ये तरंगों में भी होगा व्यतिकरण। वहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बोलने में। तो कहने का मतलब, अगर ये प्रकाश में हो तो हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। और इंटरफेरेंस में क्या होता है? दो प्रकाश तरंगों का सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण होता है, वो आपस में अध्यारोपित होती है। ठीक, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ये अध्यारोपण के बारे में समझ गए होंगे। अध्यारोपण तो समझ ही गए होंगे, इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण भी समझ गए होंगे, और व्यतिकरण के घटना में कैसे जो एनर्जी कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे बना रहता है, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फ्रिंज पैटर्न भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं इसके एक्चुअल नोट्स पे। देखिए ये हमारा एक्चुअल नोट्स है। आप जान रहे हैं बीएससी 3rd सेमेस्टर
फिजिक्स का ये यूनिट शुरू हुआ है, यूनिट नंबर 5। एक बार जल्दी से हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 5, पहले तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है उस पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है जो कि चल रहा है, इसके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यूनिट वाइज सभी यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 नोट्स, यूनिट 2 नोट्स ऐसे करके अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां पे सारे वीडियो अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे पार्ट बी का ये यूनिट नंबर 5 इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं, बाकी सब यूनिट भी साथ में चल रहे हैं। ठीक, इस यूनिट में 5 में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये टॉपिक पढ़ने हैं, बीच बीच में मैं आपको टॉपिक यहाँ पे बताता रहूंगा। फिलहाल आज हम लोग इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने इस नोट्स पे, देखिए नोट्स पे आते हैं और ये नोट्स का सेगमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ रहे हैं। परिभाषा बनाते हैं, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ ईच अदर ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ दीस टू वेव्स द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। रीडिस्ट्रीब्यूटेड को अंडरलाइन कीजिएगा। हेंस एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम while at some other points intensity is minimum. This phenomena is called interference of light. यानी जब लगभग समान आवृत्ति तथा समान तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश तरंगे जिनके कलांतर समय के साथ नियत हो, वे एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है, जिससे कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसको एक बात और समझिएगा, द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज called constructive interference while the minimum intensity is called destructive interference। यानी जहां पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी उसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण, तथा जहां पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी उसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। इसी चीज को जो मैं समझाया हूं यहाँ पे डायग्राम से बता दिया। दो प्रकाश स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं, कोहेरेंट है, इनका एम्पलीट्यूड लगभग बराबर है, इनका फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर है, वेवलेंथ भी बराबर है, और दोनों प्रकाश स्रोतों से जो प्रकाश तरंगें निकलेंगी उनका फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट बना है यानी कोहेरेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा, नहीं, फेज डिफरेंस जो भी रहेगा वो समय के साथ नियत रहेगा, उतना ही कांस्टेंट बना रहेगा। ये होता है कोहेरेंसी का कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्टिव समझाता हूं। यहां से इस प्रकाश तरंगों से ढेर सारी तरंगे निकलेंगी, ढेर सारी। तो जहां पे ये तरंगे समान कला में जाके मिलेंगी, देखिए समान कला में ये आके मिल रही हैं, तो जहां पे समान कला में मिलेंगी वहां पे तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और जहां पे ये तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी वहां पे तीव्रता 0 हो जाएगा, वहां पे एकदम ब्लैक डार्कनेस दिखाई देगा, उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण बोलेंगे। अब ये डायग्राम भी मैं ऐसा बनाया हूं कि देखिए यहाँ पे पहुंच के ये दोनों समान कला में मिलते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे विपरीत कला में, माने एक ऊपर पॉजिटिव जा रहा है तो एक निगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे का मिलकर विनाश कर देंगे, यहाँ पे दोनों मिलकर एड अप हो जाएंगे। ठीक, यही मैं आपको यहाँ पे अलग से भी दिखा देता हूं। एक तरंग यहाँ पे चला ऊपर, इसका ये एम्पलीट्यूड क्या है, y1 है, ये भी दूसरा का एम्पलीट्यूड y1 है, दोनों समान कला में है, सेम फेज में है, यानी इनके बीच फेज डिफरेंस 0 है। तो ये साइनसोइडल वेव है, अगर यानी ये ऊपर की ओर जिस समय पॉजिटिव में जा रहा था उसी समय ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका एम्पलीट्यूड जब ये आपस में सुपरपोजिशन करेंगे, अध्यारोपित होंगे, तो इनका एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा यानी y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये नया वेव जो बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, इसका एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2 होगा। और उसी रेशियो में आप इसकी इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे इसकी इंटेंसिटी I1 इज प्रोपोर्शनल टू y1 स्क्वायर, और यहाँ पे जब ये नेट में जो बन रहा है इसका इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू y1 प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान लीजिए यहाँ पे ये I2 है, ये प्रोपोर्शनल टू y2 का स्क्वायर है, ये इसका इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है। पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी। लेकिन अगर यही आउट ऑफ फेज यानी विपरीत कला में हो, तो अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर गया तो एक निगेटिव की ओर गया। विपरीत कला मतलब दोनों के बीच में कलांतर कितने का है, 180 डिग्री का है। ठीक, तो 180 डिग्री का है, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की ओर गया तो ये निगेटिव की ओर गया, जब ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ये निगेटिव की ओर। तो ऐसे में होगा क्या कि जब ये मिलेंगे तो इसका अगर प्लस y मिला तो इसका माइनस y2 मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ फेज है, विपरीत कला में है। अगर नियरली सेम एम्पलीट्यूड हुआ तो ये लगभग 0 आ जाएगा, और अगर नहीं सेम हुआ, थोड़ा बहुत अंतर है, तो कुछ भी आएगा वो बहुत कम आएगा, और इंटेंसिटी के लिए उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और कम आएगा, यानी लगभग वहां पे इंटेंसिटी 0 आ जाएगी। उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न वहां पे बन रहा है, इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो गया है।
समझ में आया? तो ये ओवरऑल इस पूरे घटना में होता है, इंटरफेरेंस की घटना में। याद रखिएगा, इंटरफेरेंस की घटना में एनर्जी कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। ये मत सोचिएगा कि ये फेल कर जा रहा है, बस इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर इंटरफेरेंस ना होता तो इस लाइट सोर्स की ये जो इंटेंसिटीज है, प्रकाश की तीव्रता, ये यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और आपको सब जगह यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई देता है यूनिफॉर्मली। बट इंटरफेरेंस की प्रक्रिया के दौरान कहीं पे ब्राइटनेस ज्यादा तो कहीं पे ब्राइटनेस एकदम जीरो हो जाता है। ठीक, ये घटना होता है व्यतिकरण। तो आई होप आपको ये व्यतिकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी यूनिट के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।